मसला ये है पाकिस्तान में कि हमारे सियासतदान यानी हमारी हुकूमतें बाजू का दोहरा मयार इख्तियार कर लेती हैं। जब वो अपोजिशन में होती हैं तो उनका मयार कुछ और होता है, वो मयार उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है। जब वो हुकूमत में आती हैं तो उनको वही मयार तब्दील चाहिए होता है। वो एक अच्छी अपोजिशन चाहते हैं, वो एक अच्छा मीडिया चाहते हैं। शेख रशीद साहब जो आज के वज़ीर दाखिला हैं, और जब उस वक्त इमरान खान साहब के अपोजिशन में साथी थे और TLP नवाज शरीफ साहब के दौर में बाहर निकली, तो शेख साहब ने क्या कहा? निसार खोड़ो साहब, कुत्ते छोड़ दो इनके ऊपर और जला दो, मार दो, गिरा दो, गोलियों से भून डालो। ये क्या रवैया है सियासत में? उस वक्त शेख रशीद साहब अपोजिशन में थे, अभी शेख रशीद साहब वजारत में है। फर्क साहब जाहिर है, जैसे कहते हैं साबुन और सर्फ में फर्क साहब जाहिर है। दोहरा मयार की आपने बात कर दी। सही है। ये पुरानी बात नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि आज भी इमरान खान साहब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर कहते रहे कि तालिबान से बात करो, फलां जगह पे दफातर खोलो, फलां जगह पे ये करो, और इसके बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जंग जदल से कुछ नहीं होगा और बातचीत से होगा। अभी भी वो प्रो तालिबान अफगानिस्तान की हिमायत में कहे जा रहे हैं कि मदद करो अफगानिस्तान की, मदद करो तालिबान की हुकूमत की। वहां एक रवैया है, अपने मुल्क में दूसरा रवैया है। अब हुकूमत में है तो TLP दहशतगर्द हो गई। फवाद चौधरी साहब उन पे इल्जाम लगा दें, उनका नाम रखते हैं दहशतगर्द। उधर से आप इलेक्शन में उसको खड़े हो रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, इजाजत दे रही है इलेक्शन कमीशन। शेख रशीद साहब फवाद चौधरी के खिलाफ बोल रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं इस हुकूमत के लिए कि क्या उनके वजीर साजिश कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कि किसी को इतना प्रवोक कर दो कि किसी की बात मानने में ना आए। क्या फवाद चौधरी साहब ये रोल अदा कर रहे हैं कि जी उनको दहशतगर्द करार दे दिया कैबिनेट ने, और फिर क्या हुआ कि कैबिनेट फिर उनसे मिल भी रही है। एक तरफ से उनको दहशतगर्द कर रहे हो, फिर उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हो। ये तुम्हारी काबीना है, चूं चूं का मुरब्बा है, क्या है? एक दूसरे के खिलाफ है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी खोड़ो साहब, आवाज आ रही है। आपने सुन लिया मेरी बात? जी खोड़ो साहब फरमाइए, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर है। आपने मेरी बात सुन ली? तो मैं थोड़ा बहुत बोल चुका, मैं उससे ज्यादा क्या बोलूं। मैं तो हंसी आ रही है, मजाक करिए, क्योंकि लाशों की क्या बात है। ये पुलिस के लोग मर रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं। अखबार BBC ने कह दिया कि वो अपने लाश लेके और जुलूस में चले जा रहे हैं। उनको क्या प्रोवोक करोगे या उनसे कोई सेंसिबल बात करोगे? कभी कहा जा रहा है कि जी हम उनको रास्ता नहीं रोकेंगे, फिर रास्ता रोकेंगे। जलसे जुलूस और धरने तो इस मुल्क की अब किस्मत बन गई है। किस्मत बन गई कि धरने लग रहे हैं। धरने क्यों लगते हैं? जब कोई बात मानी नहीं जाती या सुनी नहीं जाती। मानना तो अलग चीज है, सुनी नहीं जाती। तो धरने तो अभी हर गली से निकल रहे हैं, ये तो वैसे हर चौक पे लग रहे हैं, हर सूबे में लग रहे हैं। ये जो आपने बात कही है ना कि धरने इसलिए होते हैं कि बात सुनी नहीं जाती, ये तो आपने इमरान खान साहब वाली बात कर दी। वो 2014 के धरने की यही तो लॉजिक देते हैं लॉन्ग मार्च की, चूंकि मेरी बात सुनी नहीं जा रही थी, मेरी बात और लॉन्ग सुन मार्च ले, करना पड़ा। मेरी बात और सुन ले। मेरी बात नहीं, आपने मुझ पर जुमला कसा है ना। मैं कह रहा हूं आप किसी से बात करने के तरीके निकाल क्यों नहीं लेते? आप इन TLP वालों से पहले क्यों नहीं मिल रहे थे? जब जुलूस निकाला तो फिर उनकी तरफ तवज्जो क्यों जा रही है? आप तो हुकूमत में है ना। PTI तो हुकूमत में है ना, उनको तो पता है ना। आपने खुद ही कहा कि क्या एजेंसियां नहीं है क्या इस मुल्क में जो बता सके कि TLP क्या सोच रही है, कब कर रही है, क्या कर रही है? जब आप सारी बातें कर रहे हैं तो फिर ये बातचीत का अंदाज तब तक क्यों है जब तक कोई लाश नहीं गिरता। जब तक कोई लाशें न गिरे तब तक आप बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं क्या मसला क्या है। मसला पैदा भी खुद करते हो, धरने के मुआहदे भी खुद करते हो, उस पर अमल नहीं करते हो, और फिर लोगों पर तुम इल्जाम भी लगा देते हो।
फिर ये भी कहते तो कि लोगों को पता नहीं ये सवाल कहां लिए जा रहा है, ये कौन कहां लेके जा रहा है। ये सवाल तो ये कह रहे हैं, यही सवाल तो ये हुकूमत वाले यही तो सवाल तो बार 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 उठाया जा रहा है, यही खोड़ो साहब यही सवाल तो उठाया जा रहा है बार बार कि तो साहब इतनी ताकतवर एजेंसियां हमारे मुल्क में, मैंने तो वही बात कही ना कि अभी हुकूमत वाले कह रहे हैं, हमारी हुकूमत वाले कह रहे हैं, लेकिन आईबी है, आईएसआई है, कह रहे हैं कि पुलिस की अपनी अपनी एजेंसियां हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन एक जमात जो है वो बार बार बाहर निकलती है, वो जमात एक सियासी हकीकत बन जाती है। उस जमात को हुकूमत ऐलान करती है 15 अप्रैल 2021 को कि हम इस जमात को कलअदम करार दे रहे हैं। ये जमात इलेक्शन लड़ने शुरू कर देती है, वो कंटोनमेंट का इलेक्शन लड़ती है, वो पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात बन जाती है, सियासी हकीकत बन जाती है। अली गौहर बलोच साहब, ये कौन किसके साथ खेल रहा है? ये मुनाफकत है, ये क्या हो, ये मुवाफकत है, मुनाफकत है, हो क्या रहा है? एक गुजारिश ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, आपने देखा कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने धरना दिया और जिस वक्त पूरे मुल्क पर इन्होंने लॉकडाउन की बातें की, आपको याद होगा कि इनके चीफ मिनिस्टर जो थे खटक साहब, वो एक सरकारी जलगार लेकर इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुए और इमरान खान साहब कहते थे मैं इस्लामाबाद को लॉकडाउन करूंगा, मैं फैसलाबाद में लॉकडाउन करूंगा, मैं लाहौर में लॉकडाउन करूंगा, मैं पूरे मुल्क में और कराची में लॉकडाउन करूंगा। और उन्होंने लॉकडाउन किया और मुल्क के ऊपर यरगार बोली। आपके ये भी इल्म में है, पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि डी चौक के ऊपर 126 दिन का धरना दिया गया अमीराबाद। और फिर आपने देखा कि ना सिर्फ रेड जोन के अंदर बल्कि डी चौक के ऊपर फिर इस मुल्क में देखा कि इमरान खान ने मतलब है कि कौमी असम्बली के ऊपर हमला किया, फिर पीटीवी के ऊपर हमला किया, फिर आपने देखा कि ताहिरुल कादरी को साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के साथ जो थी वो कब्रें तक खोदी गई और कपड़े और शलवारें लटकाई गई कौमी असम्बली के जंगलों के ऊपर। ये सारा तमाशा देखा और आपने मौसूफ की जुबान जो है शेख रशीद साहब की, वो तो आपने खुद सुनवा दी। मकसद ये है कि बातें उनकी जुबान सुन के शर्म आते हैं। लेकिन आज पहले भी आपने थोड़ा सा मुझे काम बढ़ दिया, मैं गुजारिश करूंगा कि मैं अपना मौका देना चाहता हूं तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए। जी जी। आज सूरत ये है कि जो आज की अपोजिशन है, आज की अपोजिशन ने, आपको पता है कि हुकूमत के बारे में कोई इस किस्म के बयान आप नहीं दिए। आज की अपोजिशन ने टीएलपी को भड़काया नहीं है। आज की अपोजिशन जो है वो उनके साथ धरनों में जाकर उस तरह से नहीं बैठी कि जिस तरह से मुल्क में एक इश्तियाल पैदा किया जाए, मुल्क में एक आग लगाई जाए। हाँ, हम चाहते हैं कि इसका पूरा मन हाल निकले, लेकिन आपने देखा था कि एक वक्त वो भी था मेरे पास जब खत्म नबूवत पर एक कानून साजी हुई थी और जिसमें टेक्निकली पॉइंट के ऊपर पीटीआई ने खुद उसमें मतलब है कि वो उस कमेटी में शामिल थी कि जिसमें एक गलती हुई थी या शायद क्लरिकल मिस्टेक हुई थी, उसका खमियाजा भी हमने भुगता। एहसन इकबाल साहब को आपको पता है कि फायर मतलब है कि मारा गया और उसमें उनकी जान बड़ी मुश्किल से बची। आपने देखा कि उस वक्त जावेद लतीफ साहब के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हुआ। उस वक्त के जो वजीर कानून थे उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। ये तमाम चीजें उस वक्त की हुकूमत को भुगतनी पड़ी और उस वक्त साहब ने इस धरने के ऊपर एक फैसला दिया था और उसकी पूरी कली खोल के रखी थी कि ये धरना किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। आज ये हुकूमत, इसको इतनी भी अकल नहीं है कि इतना अहम कौमी मामला है ये उसको पार्लियामान में क्यों नहीं लेकर आते, ये पार्लियामान का मुश्तरका इजलास क्यों नहीं बताते, ये पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों के सामने ये मसला क्यों नहीं रखते, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते और उनके साथ बैठकर मशावरत क्यों नहीं करते। इस वजह से कि जो कुछ कल तक इन्होंने किया धरा था वो इनके सामने है। ये हर मामले को पसे पर्दा यही सवाल करने की कोशिश अली भाई, यही सवाल चूंकि इत्तेफाक से अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो खुद कस्टोडियन का किरदार अदा करते हैं, असेंबली में स्पीकर का रोल अदा करते हैं। तो अमजद अली खान साहब, हर बात पे शिकवा ऑपोजिशन का 3 साल से मुसलसल चला रहा है कि आप सारे मामलात अपने तय डील करते हैं, फिर आप फंस जाते हैं, जब बात गले तक पहुंच जाती है आप हेल्पलेस हो जाते हैं। तो क्यों नहीं इस किस्म के मामलात आप पार्लियामेंट में लेकर आए, जैसे नवाज शरीफ यमन का मामला पार्लियामेंट में लेकर आए, वहां से उन्होंने अपने आप को अपने लिए फेस सेविंग तलाश की। इस मामले को पार्लियामेंट में नहीं लाना चाहिए था?
अमीर अब्बास, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धरना था वो प्योरली रिफॉर्म्स था और वो पॉलिटिकल था। वो जद्दोजहद थी, वो स्टेट को हमने जरगमाल नहीं बनाया था और न स्टेट के मामलात अपने हाथ में लिए थे। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जी हमने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। तो मैंने अपने भाई के लिए पहले बता चुका हूं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है, यानी कि मैं एज ए प्राइवेट मेंबर वो रेजोल्यूशन ला चुका हूं। उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बननी थी जिसके लिए स्पीकर साहब ने मुतअद्दिद बार तमाम पार्लिमानी लीडर्स को टेलीफोनिक राबता भी किया और उनको खतूत भी लिखे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस पे भी सियासत की गई और उस कमेटी का आज तक ये हिस्सा बने ही नहीं है और ना आज तक इन्होंने वो नाम भेजे हैं। हालांकि इनको ये ऑन बोर्ड थे, ये सारे अमल में मैं कहना चाहूंगा, चाहे गवर्नमेंट थी चाहे अपोजिशन थी, सब ऑन बोर्ड थे। तभी ये करारदाद मैं लेके आया था जिसके नतीजे में आपको याद होगा कि टीएलपी वालों ने अपना धरना तय हो गए थे और जो कुछ भी था वो सब चीज जो है हमने नेगोशिएशन के जरिए गवर्नमेंट ने जो भी मामला थे उसमें ये रियासत ही के जिम्मे था कि उसने जो फॉरेन पॉलिसी है, जो मामलात है, उसको रियासत ही डील करेगी। सेकेंडली ये कहा गया था कि मुसल्ला जत्थे जो है वो अपने फैसले नहीं मनवाएंगे और अगर इन्होंने एहतजाज किसी भी जमात ने करना होगा तो वो एक मखसूस जगह जो है उसकी डिमांड करेंगे जिसपे वो एहतजाज करेंगे। तो बात ये चीजें तो तय थी। और दूसरा इस्लाम फोबिया के मुतालिक आके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसालत के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से गवर्नमेंट तमाम दुनिया के जो ममालिक है उनसे राब्ता करके जिन तय थी बातें। और इसी सिलसिले में जनाब इमरान खान साहब जब भी देखें, पाकिस्तान के जो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं, और भी होंगे, मैं नहीं जानता, कि जो नंगे पांव मदीना में फिरते हों और जिसने जिस तरीके के साथ इस्लाम फोबिया के मुतालिक यूएन के अंदर दुनिया को बताया कि आप जो हरकत करते हैं, जो नापाक हरकत करते हैं, उसे हमारे दिलों के अंदर हम खैर हम नहीं, मेरा नहीं ख्याल प्राइम मिनिस्टर की जो हुब्बे रसूल है या उनकी जो रसूल अकरम के लिए मोहब्बत है उस पर कभी किसी ने कोई शक किया होगा या उसका कभी कोई किसी ने तज़ीक उड़ाई होगी। वो उनके अपने ईमान अकीदे का हिस्सा है और हम में से किसी को भी हक़ हासिल नहीं कि हम किसी के भी किसी के दिल में जो हुब है उसको किसी पैरामीटर पर रख के परखने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।